Welcome dear students. Today we will discuss about the quiz of your third chapter from first book, Interior of Earth, that we have already conducted. पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये पहली पुस्तक से हमारा तीसरा अध्याय है जिस पर अपने क्विज को हमने कंप्लीट किया है। आज के अपने इस वीडियो में हम बारी बारी इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करें। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज मोर डिस्ट्रक्टिव? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी है? पी वेब, एस वेब, एल वेब, नन ऑफ दीज आर द ऑप्शंस। बच्चों, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेब के रूप में यानी सरफेस वेब के रूप में तीन तरह के सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा है। ये डायग्राम, ये फिगर जो कि आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जिसमें तीनों तरह की भूकंपीय तरंगों के बारे में जानकारी मिलती है। इनके नेचर को अगर हम ध्यान से देखें, यानी तीनों तरह की वेव्स के नेचर को अगर हम समझें कि जब ये किसी भी मीडियम से मूवमेंट करती हैं तो किस प्रकार का परिणाम हमें देखने को मिलता है, इस आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कि ये तीनों तरह की तरंगें किस प्रकार से गति करती हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है ओवरऑल सरफेस के ऊपर और क्या परिणाम होते हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं इसके। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी वेव की। प्राइमरी वेव में, ये प्राइमरी वेव के लिए डायग्राम है पहला वाला। प्राइमरी वेव जिस भी मीडियम से गुजरती हैं वहाँ पर इनके संचरित होने से यानी इनके ट्रांसमिट होने से उस मीडियम से, इस मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनको मैंने रेड डॉट से बनाया है, ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वेब की डायरेक्शन में ही मूवमेंट करने लगते हैं, दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट डायरेक्शन में। ये उसके साथ ही मूवमेंट करते हैं और इस प्रकार की जो वेब होती है, जो कि जिस भी मीडियम से गुजरे वहाँ पर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट उसी डायरेक्शन में करने लगे, इस तरह की वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है, हिंदी में इसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और इस प्रकार की तरंग में का ये गुण है कि वो तीनों तरह के मीडियम में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस स्टेट हो, तीनों तरह के माध्यमों में चलने में सक्षम होती है। और प्राइमरी वेव की गति भी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम दोनों से इसकी तुलना करें तो सबसे तेज गति से चलने वाली प्राइमरी जो वेब है वो प्राइमरी वेब है और एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेब ये होती है। अगर हम सेकेंडरी वेब की बात करें, सेकेंडरी वेब जिस मीडियम से गुजरती हैं वहाँ पर मीडियम से गुजरने के दौरान जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये प्राइमरी वेब की तरह दाएं बाएं यानी कि लेफ्ट राइट साइड में डायरेक्ट मूवमेंट ना करके इनके पार्टिकल्स ऊपर और नीचे यानी अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, मीडियम के पार्टिकल्स का, वो डिफरेंट नेचर का हो जाता है और इस तरह की जो तरंगें होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव कही जाती हैं। ये जो ट्रांसवर्स वेव हैं, हिंदी में इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है और इनकी गति प्राइमरी वेव की तुलना में थोड़ी कम होती है। साथ में एक और बड़ा गुण इनके साथ ये है कि ये केवल सॉलिड्स में ही अपनी गति कर पाती हैं, यानी लिक्विड और गैसियस स्टेट का अगर मीडियम है तो वहाँ पर जो सेकेंडरी वेव हैं, द्वितीयक प्रकार की तरंगें हैं, ये अनुपस्थित हो जाती हैं, ये वहाँ पर गति करती हुई नहीं दिखाई देती हैं और इनकी गति भी प्राइमरी वेव की तुलना में थोड़ी कम होती है। हम बात करें सरफेस वेव की यानी एल वेव की। सरफेस वेव वास्तव में अपने आप में किसी नई तरह की वेब नहीं है। फोकस यानी जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, वहाँ से एनर्जी बाहर निकलने के बाद सरफेस पर सभी दिशाओं की तरफ बढ़ती है, सभी जगहों पर पहुँचने में। जबकि फोकस से यानी भूकंप मूल से ऊर्जा निकलना शुरू होती है तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर पहुँचती है उसे हम एपीसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र भूकंप का। और यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर क्योंकि गति सबसे ज़्यादा प्राइमरी वेव की है, मैक्सिमम स्पीड इसकी होती है, इसलिए इसकी ज़्यादा स्पीड की वजह से सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी वेव पहुँचती है, फिर इसकी तुलना में थोड़ी कम गति वाली सेकेंडरी वेव इसके बाद पहुँचती है और सबसे पीछे जो सबसे कम गति वाली है यानी वास्तव में मिश्रित प्रकार की, मिक्स नेचर की जो तीसरी तरह की वेब है, ये उसका वहाँ पर आविर्भाव होता है, वो पहुँचती है वहाँ पर और उसके बाद सभी दिशाओं में ये पूरी सरफेस पर रन करने लगती है, पूरी सरफेस पर ये गति करती है। इसका जो नेचर है सरफेस वेब या एल वेब का, जिसको लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है, इसमें वास्तव में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के ही नेचर शामिल होते हैं। यानी ये जब भी किसी मीडियम से गुजरेगी तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं जो वेब की डायरेक्शन से दाएं बाएं की तरफ तो मूवमेंट करेंगे ही, ये साथ साथ ऊपर और नीचे की तरफ भी मूवमेंट करने लगते हैं। यानी पूरा जो मीडियम है वो पूरी तरीके से झंझोड़ दिया जाता है जबकि सरफेस वेब वहाँ पर पहुँचती है। इसीलिए भले ही स्पीड इसकी सबसे कम है, अगर हम स्पीड की बात करें तो सबसे पीछे पहुँचती है, यानी कहीं पर भी लगा जो सेस्मोग्राफ है सबसे बाद में एल वेव्स को अंकित करता है, इसके थोड़ा पहले सेकेंडरी वेव और सबसे पहले सबसे ज़्यादा गति वाली प्राइमरी वेव पहुँचती है। लेकिन वास्तव में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो एल वेव्स या सरफेस वेव की वजह से ही होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो वेव्स होती हैं, क्योंकि ये सरफेस के अलावा धरती की सतह के अंदरूनी हिस्सों तक भी जाती हैं, पूरी बॉडी तक जाती हैं, इसीलिए इनको हम बॉडी वेव्स भी कहते हैं।
और बॉडी वेव्स में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शामिल की जाती हैं, जबकि सरफेस वेव सतह पर ही गति करती है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। हमारे इस प्रश्न में डिस्ट्रक्शन के बारे में ही पूछा है, डिस्ट्रक्शन की पावर के बारे में पूछा गया है। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव सिस्मिक वेव इज एल वेव और लॉन्ग वेव, जो कि सरफेस वेव है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है। अपनी टेक्स्ट बुक को अगर हम फॉलो करें और अपनी इस चैप्टर की जानकारी को अगर हम निकालें तो हमें पता चलता है कि हमारा जो अर्थ है वो तीन, अगर इंटीरियर पार्ट की बात करें तो तीन मेजर इसमें लेयर्स बनती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। दिस इज एक्चुअली ए मैकेनिकल सब डिविजन। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये यांत्रिक उपविभाग किया गया है, जिसमें हम ये तीन अलग अलग स्तरों के बारे में जानते हैं, क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में और कोर के बारे में। इसके अतिरिक्त एक शब्द लिथोस्फीयर इस्तेमाल किया जाता है, और ये लिथोस्फीयर इस्तेमाल किया जाता है क्रस्ट की पूरी परत के साथ और साथ में मेंटल का जो अपर पार्ट जो कि सॉलिड स्टेट में है, इन दोनों को मिला करके, यानी क्रस्ट पूरी और साथ में जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल का भी जो सॉलिड पार्ट है, इसको मिला करके लिथोस्फीयर बनता है, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। अपने प्रश्न में वापस आते हैं। प्रश्न पूछा गया था लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर इज मेड अप विद क्रस्ट एंड द अपर मेंटल विच इज इन सॉलिड स्टेट। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशन। आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में कोला में सबसे गहरी ड्रिल की गहराई कितनी है। हमको ये जानकारी है कि हमारी पृथ्वी पर जो सबसे गहरा प्राकृतिक जो गर्त है, सबसे गहरा जो स्थान है वो मेरियाना ट्रेंच है, फिलीपींस में, फिलीपींस के पास में पैसिफिक ओशन में है मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर की है। और पृथ्वी पर मनुष्यों ने भी बहुत तरह के, हमने अपनी आवश्यकताओं के लिए बहुत तरह की ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए, बहुत सारे मेगा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे कोला का सुपर डीप बोर होल है, जो कि आर्कटिक रीजन में पड़ता है, नॉर्वे के पास में। और ये जो कोला सुपर डीप बोर होल है, इसकी गहराई 40,230 फीट की है, यानी कि वास्तव में मेरियाना ट्रेंच से भी ज़्यादा गहरी ड्रिलिंग आपने कर रखी है। और यहाँ तक की सूचनाएं इंसान को मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ तक डायरेक्टली हमारी पहुँच है। 40,230 फीट को अगर आप कन्वर्ट करें मीटर्स में तो ये लगभग 12,000 मीटर के आसपास आएगा, और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने पर लगभग ये 12 किलोमीटर की गहराई होती है। ये सबसे गहरा छिद्र है जो हम इंसानों ने अपनी धरती में बनाया है, 12 किलोमीटर का। अपने प्रश्न में वापस आ जाएं। कोला के इसी आर्कटिक ओशन के सुपर होल के बारे में पूछा गया था, जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। द डेप्थ ऑफ दिस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इज 12 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज नोन एज। पृथ्वी की भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, क्या कहा जाता है। हम सारे ऑप्शंस पर विचार करें। बैथोलिथ, बैथोलिथ एक इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है, यानी कि ज्वालामुखी से बनने वाला एक अंतर्वेधी स्थल रूप है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एस्थोनोस्फीयर के बारे में भी हम जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपर की सॉलिड लेयर के नीचे वो हिस्सा जहाँ पर मोल्टन रॉक मिलती है, यानी पिघली हुई चट्टानें मिलती हैं, उस हिस्से को हम एस्थोनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अर्थक्वेक का जनरेशन जिस स्थान से होता है, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा उसमें एपीसेंटर और हाइपोसेंटर के बीच में डाउट होगा। हम इसे चेक करें अपने कॉन्सेप्ट को। बच्चों, जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है, पृथ्वी के अंदर वो स्थान होता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और ये स्थान को फोकस पॉपुलर टर्म में कहा जाता है। और हाइपोसेंटर भी एक शब्द है। हाइपोसेंटर जनरली कम इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इसके बारे में सामान्य रूप से हम उसको फोकस और एपीसेंटर करके याद करते हैं, लेकिन हाइपोसेंटर भी आपको जानना चाहिए आवश्यक रूप से। हाइपोसेंटर वो पॉइंट है, हाइपोसेंटर या फोकस, जहाँ से ये अर्थक्वेक की एनर्जी जनरेट होती है और सभी दिशाओं में बाहर की तरफ निकलती है। अगर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जिस तरीके की वेव है उसके अनुरूप अपने मीडियम के हिसाब से वो गति करती है और सरफेस पर सभी जगहों की तरफ भागती है। सबसे ऊपर यानी इस फोकस के आसपास हाइपोसेंटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऊपर की तरफ जो बिंदु सबसे पहले सबसे करीब में होता है, जहाँ पर ये सिस्मिक वेव्स पहुँचती हैं, उसे कहा जाता है एपीसेंटर। हिंदी में इसे अधिकेंद्र कहा जाता है और फोकस या हाइपोसेंटर को भूकंप मूल कहा जाता है। वास्तव में फोकस या भूकंप मूल के बिल्कुल ऊपर की तरफ सबसे नज़दीक का ये बिंदु होता है, जिसको अधिकेंद्र नाम दिया जाता है। एपीसेंटर और हाइपोसेंटर के इस कॉन्सेप्ट के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा गया अर्थक्वेक ओरिजिनेट कहाँ से होता है, पृथ्वी के अंदर गहराई में। वो बिंदु हाइपोसेंटर कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सतह पर जो बिंदु जहाँ पर ये भूकंप की तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती हैं, सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड की जाती हैं, वो एपीसेंटर कहा जाता है। और अंदर का बिंदु यानी जो अंडर अर्थ जो पॉइंट होता है जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं ये अर्थक्वेक वेव्स, उन्हें कहा जाता है हाइपोसेंटर या फोकस।
सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज 5th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म इज डेवलप्ड इनटू अ सॉसर शेप. एक तस्तरी के आकार में इनमें से कौन सा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म डेवलप होता है? बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ एंड फैकोलिथ. ऑल दीज आर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद वोल्केनिज्म. ज्वालामुखी घटना से बनने वाले सभी ही अंतर्वेदी स्थल रूप हैं. इनके बारे में हम विचार करें. इस डायग्राम में देख सकते हैं जिनोलिथ, बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ, बैथोलिथ, सिल एंड डाइक, स्टॉक. ऑल दीज आर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स. इनमें से लैपोलिथ को पहचानना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि लैपोलिथ या लोपोलिथ जिसे कहा जाता है वो असल में बना है लैप जैसे शब्द से. लैप का अर्थ है गोद. और ये जो आकार है ये देखने से पता चलता है किसी तश्तरी जिससे कप या सॉसर में सॉसर की तरह तश्तरी की तरह देखने में इसका आकार लगता है और ये लैपोलिथ है. वास्तव में हम इसको लैपोलिथ या लोपोलिथ कहते हैं. ये जो इस तरह की स्थलाकृति है जो अंतर्वेदी स्थल रूप है, तश्तरी की आकृति वाली सॉसर शेप इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को पहचानना है, दैट इज लैपोलिथ. दिस इज द राइट आंसर. इसके बाद आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ. द डेंसिटी ऑफ द कोर इज. क्रोड या कोर का जो सबसे आंतरिक परत है उसका घनत्व कितना है? इसके लिए हमें सभी परतों का, जितने भी हमने डिविजन्स पढ़ी हैं उनके सभी डिवीजन में अलग अलग परतों का डेंसिटी कितना है ये हमें जानना पड़ेगा. क्रस्ट में भी अलग अलग गहराई में डेंसिटी चेंज होती है, लेकिन जब हम एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं अपनी क्रस्ट की, वो एवरेज डेंसिटी 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की गहराई है की डेंसिटी है हमारे क्रस्ट में. क्रस्ट के बाद जब हम मेंटल की बात करते हैं, मेंटल में भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डेंसिटी बदलती है, लेकिन अगर हम इसे जनरलाइज करें तो 2.9 टू 4.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की जो डेंसिटी है वो हमारे मेंटल में मिलती है. और अगर आप क्रोड में चले जाएं तो वहाँ पर इनर कोर और आउटर कोर में भी डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमें पता है, हमने अपने 2nd चैप्टर में ओरिजिन ऑफ अर्थ में डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस पढ़ी है. डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस जिसमें पृथ्वी के बनने के दौरान सबसे भारी जो पदार्थ थे वो पृथ्वी के सेंटर में चले गए और बाहर की तरफ हल्के पदार्थ और फिर सबसे हल्के पदार्थ बाहर की तरफ इकट्ठा हुए. ये जो हमारा कोर है, इस कोर की डेंसिटी 9 पॉइंट समथिंग से शुरू करके 9.9 से शुरू करके ये 13 तक चली जाती है. यानी इनर कोर में डेंसिटी 13 तक हो जाती है. और जनरलाइज वे में अगर हम एवरेज निकालें तो ये लगभग 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की डेंसिटी होती है. तो हमारे जो क्वेश्चन है उनमें सभी जो ऑप्शन दिए गए 6.5, 11, 13 एंड 15, इसमें हम एवरेज डेंसिटी की बात करेंगे. कोर की एवरेज डेंसिटी है 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7th क्वेश्चन. सुनामी इज अ साइक्लोन और अर्थक्वेक और स्टॉर्म और वेब. सुनामी एक बड़ा पॉपुलर टर्म है, बहुत सारा विनाश इससे होता है, एक प्राकृतिक घटना है ये. सुनामी का मैकेनिज्म जरा समझें हम. सुनामी वास्तव में एक लहर है, सागरी तरंगों की आगे बढ़ती हुई एक लहर है जो कि शुरू होती है ओशन बॉटम में. जब कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी वाटर डिस्प्लेसमेंट हो, वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाए, 7 और मोर देन 7 अर्थक्वेक इंटेंसिटी जो मैग्नीट्यूड होता है रिक्टर स्केल पर, उससे ज़्यादा की इंटेंसिटी हो बहुत बड़े पैमाने पर, ये जो अर्थक्वेक वेव्स हैं बहुत ताकतवर डिस्प्लेसमेंट करते हैं. और इस वाटर डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो धीरे धीरे उन गहराइयों से बाहर निकल करके ये आगे बढ़ती है कोस्टल इलाके की तरफ. हम कोस्ट की तरफ आगे बढ़ती हुई एनर्जी को अगर एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा गहराई है, यहाँ पर इसका जो गहराई है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर भी, और धीरे धीरे इसकी गहराई जबकि वो तट के करीब आती है इसकी गहराई कम होने लगती है. और अर्थक्वेक से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, वाटर डिस्प्लेसमेंट से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो लगातार कोस्ट की तरफ भागती है और इस दौरान वो मेकअप करती है अपने भाग को. हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तरंग की लंबाई है, जो वेवलेंथ है, वो काफ़ी ज़्यादा है. फिर बाद में धीरे से उसकी तरंग की लंबाई घटती है जबकि वो कोस्ट की तरफ जाती है, गहराई कम होती है. ये जो वेवलेंथ है वो और कम होती है, फिर और कम होती है, फिर और कम होती है, बाद में सबसे कम हो जाती है. और वेवलेंथ के कम होने के साथ जो एनर्जी है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपनी हाइट को बढ़ाती है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइट लहरों की काफ़ी कम है और कम है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है. जब कोस्ट के और करीब पहुँचती है थोड़ी सी ऊंचाई इसकी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो गहराई को मेंटेन करती है. और ज़्यादा नज़दीक पहुँचने पर कोस्ट पर उसकी ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ जाती है और अगली लहर के साथ उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी और उसके बाद वो डिस्ट्रक्ट करते हुए सभी हिस्सों को वापस रिटर्न हो जाती है. इसी को हम सुनामी कहते हैं, जिसमें ये एनर्जी वाटर डिस्प्लेसमेंट की वजह से बॉटम से शुरू होती है, ओशन बॉटम से, और वहाँ से कोस्ट की तरफ बहुत तेज़ी से आती है और काफ़ी सारा नुकसान करती है. हम देख सकते हैं ट्रफ में जैसे जैसे गहराई कम होती चली जा रही है, एम्पलीट्यूड लगातार छोटा होता चला जाता है, गहराई लगातार कम होती है और वेब की हाइट जो है वो बढ़ती है, क्योंकि वेवलेंथ की को मेंटेन करने के लिए वो अपनी हाइट को बढ़ाती है
और बढ़ती हुई हाइट के साथ वो ज़्यादा विनाशकारी बन जाती है। इस प्रकार से ओशन में एक तरह की वेब उठती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर की वजह से, जिसको हम सुनामी कहते हैं। सुनामी इज अ वेब। दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की तरफ चलें। 8th क्वेश्चन, द जोन बिटवीन 105 डिग्री टू 145 डिग्री फ्रॉम एपीसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन। अधिकेंद्र से 105 से 145 अंश के बीच का जो क्षेत्र है वो जो छाया क्षेत्र कहा जाता है, वो किस तरह की वेब के लिए, प्राइमरी वेब के लिए या सेकेंडरी वेब के लिए या दोनों के लिए ही एक शैडो जोन या छाया क्षेत्र बनाता है, या इनमें से कोई नहीं? ये हमारे विकल्प हैं। हम दोनों शैडो जोन की बात करें, हमें पता है कि एक शैडो जोन बनती है जबकि एनर्जी रिलीज होती है फोकस से और उसके बाद सभी दिशाओं की तरफ भागती है। सबसे पहले स्वाभाविक तौर पर ये एपी सेंटर पर ही पहुंचती है, लेकिन उसके बाद भी ये सभी दिशाओं की तरफ आगे बढ़ती है। जब प्राइमरी वेब की बात करेंगे, प्राइमरी वेब में हमने पढ़ा है कि प्राइमरी वेब के अपने नेचर की वजह से सॉलिड, लिक्विड और सभी तरह के मीडियम में गति कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी 105 से लेकर 145 का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर प्राइमरी वेब डिटेक्ट नहीं होती। यानी प्राइमरी वेब के लिए 105 टू 145 डिग्री का जो एंगल होता है फ्रॉम एपी सेंटर, वो एक शैडो जोन बनाता है फ्रॉम प्राइमरी वेब। हम सेकेंडरी वेब की बात करें, सेकेंडरी वेब लिक्विड्स में मूव नहीं करती, इसलिए जिनका जो छाया क्षेत्र, इनका जो शैडो जोन है वो प्राइमरी की तुलना में काफ़ी बड़ा बनता है। एपी सेंटर से 105 टू 105 के बीच का पूरा क्षेत्र ही सेकेंडरी के लिए एक शैडो जोन है। तो वास्तव में 105 से लेकर 145 के बीच का जो इलाका होगा, 105 टू 145, ये सेकेंडरी वेब के लिए भी एक शैडो जोन होगा और प्राइमरी के लिए तो है ही। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 105 टू 145 किसके लिए शैडो जोन है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए शैडो जोन है। हम केवल प्राइमरी नहीं लगाएंगे क्योंकि सेकेंडरी के लिए भी एक शैडो जोन है। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की बात करें, द रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? हमारे इन सारे विकल्पों में सभी जो ऑप्शन दिए गए उनमें 6371 किलोमीटर की जो गहराई है ये सबसे अप्रोप्रिएट है। हम अगर छोटे स्तर की जो किताबें हैं हमारी एनसीईआरटी की क्लास 6 की किताब अगर हम पढ़ें, उस पुस्तक में हमें ये गहराई मिलती है, 6371 का ही डेटा इस्तेमाल किया गया है। जबकि हमारी 11th की बुक में जो फिगर है उसमें 6378 किलोमीटर की गहराई बताई गई है हमारी अर्थ की, ये रेडियस बताई गई है 6378। तो हम फिलहाल अभी इस तरह के जो क्वेश्चन जो हैं उसमें हम अपने सबसे नज़दीक वाला जो आंकड़ा है 6378 के सबसे नज़दीक का आंकड़ा 6371 है, इसलिए हम इसी ऑप्शन को सही विकल्प मानेंगे, इसी को टिक करेंगे। जबकि लिखने के लिए अपनी जो 11th की एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से अपनी रेडियस को हम 6378 यानी 6378 किलोमीटर्स की ही रेडियस लिखेंगे और इस क्वेश्चन में यहाँ पर 6371 किलोमीटर का सही ऑप्शन होगा। हम 10th क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन, वोल्केनो इज अ डायरेक्ट सोर्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में सूचना देने का प्रत्यक्ष स्रोत है। ये सही है गलत हमें बताना है, ट्रू और फॉल्स। बच्चों, अपने चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमें अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी देने वाले बहुत तरह के सोर्स हैं। कुछ सोर्स डायरेक्ट हैं और कुछ सोर्स इनडायरेक्ट हैं। हम डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो हमने बहुत सारी माइनिंग की है, काफ़ी गहराई तक ये माइनिंग की गई, 3 से 4 किलोमीटर। हमने बहुत सारे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। अभी कोला ओशन प्रोजेक्ट की हमने ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की बात की जो 12 किलोमीटर तक गहरा है। और इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन भी, यानी ज्वालामुखी से होने वाला जो उद्गार है, यानी ज़मीन से अपने आप से अंदर से बाहर आने वाले जो पदार्थ हैं वो डायरेक्टली हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि वहाँ तक इंसान की पहुँच किसी न किसी रूप में हो जाती है या अंदर का पदार्थ हमें मिल जाता है। ये डायरेक्ट सोर्सेज हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, इंटीरियर के बारे में जानकारी देने के लिए। जब हम इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करते हैं तो बहुत नंबर ऑफ इनडायरेक्ट सोर्सेज आर देयर फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। इसमें कुछ जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं वो हम बात करेंगे, जो भी वहाँ पर मटेरियल मिलते हैं, अलग अलग लेयर्स में जो मटेरियल हैं, वहाँ पर टेम्परेचर किस प्रकार का है और प्रेशर किस प्रकार का है, इसके बेसिस पर साथ में उन पदार्थों की जो कि अंदर से बाहर तक मिलते हैं, जितने हमें मिले, उनकी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी तापमान, घनत्व और जो दबाव है, इसका इनडायरेक्ट सोर्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी के बाहर के स्रोतों की बात करें तो बहुत सारे मीटर्स और एस्ट्रॉयड्स के जो अवशेष हमें मिलते हैं, उनका जब हम परीक्षण करते हैं तो वो भी पृथ्वी की उत्पत्ति और उनके आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ी जानकारी दे पाते हैं, लेकिन ये सारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। इसके अतिरिक्त हम ग्रेविटेशनल एनोमली की बात करते हैं, धरती के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें या सिस्मिक एक्टिविटी जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और एलवेव्स के बारे में पढ़ा, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर धरती के अंदर के बारे में हमें सूचना देते हैं। इनडायरेक्ट के बाद अगर हम डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में बात करें तो स्पष्ट है कि वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो डायरेक्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन देने का धरती के इंटीरियर के बारे में। दिस इज अ ट्रू फैक्ट, ये सही उत्तर है, ये ट्रू फैक्ट है।
बच्चों इस प्रकार हमने अपने इस क्विज़ को सॉल्व किया। आई होप आपको इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होंगे और बेहतर। आप इसके सारे क्वेश्चन विद करेक्ट आंसर अपनी कॉपी में लिखें, इसको वापस रिवाइज करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।